12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। करीब 54 लाख परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं और ऐसे में चुस्त दुरुस्त जो व्यवस्था है वो तय की गई है। तमाम जो सेंटर्स पे है वहां पर परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। ऐसे में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परीक्षार्थियों से क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। पूरे प्रदेश के छात्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जीवन के हर पहलू में उनके आगे बढ़ने का अवसर मिले। परीक्षार्थियों से कहता हूं कि मन से पढ़ाई करें, तनाव को एकदम अपने ऊपर हावी न होने दें और अंक तालिका की जो होड़ है उससे मैं अलग हट करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सबको जुटना है और पूरी सरकार अपने बच्चों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ खड़ी है। नकल माफियाओं के लिए भी बड़ी पूरी तरह से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, कल इंडिया मैच जीत गई है देखिए, पाकिस्तान को। भारत जिस ढंग से मैच जीता है, पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि भारत की टीम पाकिस्तान को परास्त करेगी और उसी के अनुकूल परिणाम आए। मैं विजेता टीम को, कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भारत इसी प्रकार खेल जगत में चरमोत्कर्ष प्राप्त करता रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। डिप्टी सीएम परीक्षार्थियों को लेकर के बहुत कुछ कह रहे थे और तनाव न लेने की बात भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं आती हैं और बोर्ड परीक्षा में बच्चे जो होते हैं वो तनावग्रस्त नजर आते हैं कि उनके किस तरीके से अच्छे मार्क्स आए। लेकिन लगातार सरकार इस बात पर भी ध्यान और फोकस करती है कि जिस तरीके से सॉल्वर गैंग है या फिर नकलची जो होते हैं, नकल करते हैं, उनको लेकर के भी खास कड़े इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं कई जगहों से तस्वीरें आ रही है कि लड़कियों के क्लचर होते हैं उनको भी निकलवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे मोजे हैं उनको भी उतरवा करके चेकिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नकल विहीन परीक्षा का जो दावा जब योगी सरकार आई थी तो उसने स्पष्ट कहा था कि नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और इसी को लेकर के लगातार वहां पर जो भी केंद्र बने हुए उस पर पैनिक अधिनियम लेकर के आई है उत्तर प्रदेश और सार्वजनिक परीक्षा को लेकर के 2024 में, जिसके तहत सॉल्वर गैंग अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आजीवन कारावास जैसी सजा का भी प्रावधान इस पूरे अधिनियम में रखा गया है। ऐसे में नकलविहीन परीक्षा के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है सरकार ने और लगातार जो अधिकारी हैं या जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो वहां पे कर्मचारी हैं वो लगातार मुस्तैद है और लगातार सब पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम जो कानपुर के हैं वो भी औचक निरीक्षण पे निकले और तमाम परीक्षा केंद्रों पर भी पहुंचे हैं। जो गुलाब देवी जो मंत्री हैं उन्होंने भी बच्चों का स्वागत किया तिलक लगा करके और जो कमांड कंट्रोल रूम है वहां का भी निरीक्षण किया। तो आपको बता दें कि ये तो परीक्षा से संबंधित खबर थी। अब आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कटाक्ष और करारा हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। उन्होंने बोला है कि एक बार जब मैं वहां से निकला था अपने मुख्यमंत्री आवास से तो वहां पर गंगा जल से सफाई कराई गई थी। अब मैंने गंगा नदी में स्नान किया है तो वो लोग कैसे वहां की सफाई करा पाओगे, कैसे वहां से हटा पाओगे। उनके उस बयान को सुनाते हैं, आपको सुनिए अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान। मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है। देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी,
तो आप पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुन रहे हैं और किस तरीके से वो कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जब वो सीएम आवास से निकले थे, कन्नौज में एक मंदिर से निकले थे और पूरे मंदिर परिसर को और जो मुख्यमंत्री आवास को है उसको भी गंगा जल से धुलवाया गया था। इसी को लेकर के जो सपा मुखिया अखिलेश यादव वो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की हैं वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो जो सबसे पहले हमारे साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ अवनीश कानपुर से, उनसे बात करेंगे कि कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है। अवनीश, केंद्रों पर जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए और तस्वीरें भी आई हैं कि जो डीएम है, जिलाधिकारी, वो भी परीक्षा केंद्र पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, आज से देखिए सभी जगह पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और लगभग कानपुर में 95 से 96,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, जिसको लेकर के जब पूर्व में ही जो है इसकी तैयारी कर ली गई थी। लगातार जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे जो है लगातार बैठक हो रही थी और उनसे साफ निर्देश दिए गए थे कि जो नकलविहीन परीक्षा उसको करवाना है। किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है छात्रों को नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इस चीज को सुनिश्चित किया गया था कि लगातार इस वक्त जो है कहीं ना कहीं शादियों का माहौल चल रहा है, तो लाउड स्पीकर जो है वो या डीजे जो है वो लगातार बजते रहते हैं। उसको लेकर के एक निर्देश भी जारी कर दिया गया था कि एक समय तय कर दिया गया था कि उसके बाद में जो है डीजे या जो लाउड स्पीकर वो नहीं बजने चाहिए। इसको लेकर के लगातार जिलाधिकारी समीक्षा बैठक भी कर रहे थे और आज उन्होंने जाकर के क्रशिश स्कूल है, यहाँ पर लगभग 200 वर्ष पुराना स्कूल है, वहां पर जाकर इन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, साफ साफ बताया कि जो भी नकलविहीन परीक्षा कराने की जो भी सरकार की मंशा है उस पर प्रयास पूरा कर रहे हैं और लगातार जो उनके जो अधिकारी हैं जो लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं वो अभी फिलहाल कोई भी एक परीक्षार्थी नकल करते हुए नहीं पाया गया है। और आने वाले समय में उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में वो चाहेंगे कि ये जो परीक्षा है नकल विहीन हो और एक कहीं ना कहीं नजीर पेश हो कि कानपुर में बिना नकल के एक परीक्षा संपन्न हुई है। अवनीश, इसी को लेकर के जो व्यवस्था भी है वो भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा में तैनात चाहे जवान की बात की जाए या फिर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की गई है। कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया और हर एक परीक्षा केंद्र की वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कानपुर की बात की जाए तो क्या वहां पर भी, कानपुर में भी, क्योंकि अगर मुख्यालयों पर इस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया, क्या इस तरीके की मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या कानपुर में भी हुई है? बिल्कुल अखंड, ये बोर्ड परीक्षा नहीं है। अब लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितने भी परीक्षा संपन्न कराई जा रही हैं, उसको लेकर के इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि सभी जगह पर जहां पर परीक्षा संपन्न होती है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बाहर आप जब गेट में एंट्री करते हैं तो वहां पर पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। उसके साथ साथ जो वहां के टीचर हैं वो इस मुस्तैदी से चेकिंग करते हैं कि आप नकल अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आप जान रहे हैं लगातार जो है डिजिटल युग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घड़ी हो गई या कैलकुलेटर हो गया, इन सब चीजों से भी नकल की एक व्यवस्था बन जाती है। उन सभी को चेक किया जा रहा है और किसी तरीके की कोई नकल ना हो इसको लेकर के पूरी कंट्रोल रूम में नजर जो है निगरानी की जा रही है। कहीं से भी कोई सूचना आ रही है तो तत्काल वहां पर जो है जो सक्षम अधिकारी वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद में जो उसमें कार्रवाई करने जो भी कार्य हो रहा है उसको किया जा रहा है। अवनीश, कुछ इस तरीके के सेंटर्स होते हैं जिसमें किस तरीके की बातें आती हैं कि उन लोगों के पास एक अलग से एक सेटिंग होती है और जिसके माध्यम से वहां पर सॉल्वर गैंग के लोग या परीक्षार्थी की जगह पे किसी दूसरे को बैठा करके परीक्षा पास कराने के लिए, उत्तीर्ण कराने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। सरकार ने लेकर के इसको एक अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक जुर्माना, करीब 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ आजीवन कारावास की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन तस्वीरें इसके बाद भी कई जगहों से आती हैं और सॉल्वर गैंग के लोग जो परीक्षा में परीक्षार्थियों की जगह बैठा देते हैं, तो क्या इस तरीके की कोई तस्वीर, या अभी तो फिलहाल परीक्षा शुरू हुई है, ऐसे में स्टार्टिंग में इस बात को करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, लेकिन लेकिन जो इन लोगों का मनोबल होता है वो बहुत हाई होता है। कितनी भी परीक्षा की जाती है कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जरूर जाते हैं। इसको लेकर के क्या किसी तरीके की कोई तकनीक, एआई तकनीक का इस्तेमाल भी क्या किया जा रहा है वहां पर? अखंड बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होता है जहाँ पर पता होता है कि जो उड़न दस्ता जिसको कहा जाता है कि जो चेकिंग करने वाले अधिकारी होते हैं वो आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। और जो दूर दूर स्कूल होते हैं वहां पर पहले ये होता था कि पहले से जो है 1 किलोमीटर पहले से ही लोगों को लगा दिया जाता था। लगाने के बाद में जब कोई गाड़ी आते हुए दिखती थी तो वहां फोन कर दिया जाता था स्कूल में कि गाड़ी आ रही है, तो नकल कहीं ना कहीं जो होती थी उसको बंद कर दिया जाता था। इस तरीके के काफी जो है नुस्खे कहा जाए तो अपनाए जाते थे। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से नकलविहीन परीक्षा कराने की जो सरकार ने मंशा अपनाई है और जो सीसीटीवी कैमरे दिए गए, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से जो भी अब आई कार्ड या जो भी चीजें बन रही है उनको भी पूरी तरीके से सत्यापित किया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही जब उनको देखा जाता है कि पूर्ण रूप से ये वही व्यक्ति है जिसको
इस आई कार्ड में सत्यापित किया गया उसकी ही एंट्री की जा रही है। और अगर भूल से भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ में, जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके के प्रावधान किया गया है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो 1 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहले की जो व्यवस्थाएं थी, पहले जो चीजें थी कि अंदर कोई डर या भय नहीं था, अब मनोबल जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन जो इस तरीके का जो एक ये नियम आया उसके बाद में कहीं ना कहीं जो बढ़ा हुआ मनोबल है वो टूटने का काम जरूर हुआ है। बिल्कुल अवनीश, शायद यही कारण भी है कि जो बहुत ज्यादा तादाद में जिस तरीके से जो नकलची परीक्षार्थी मिलते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम है और लोगों के मन में डर भी होता है और डर के कारण वो परीक्षा छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम नकल करके या इस तरीके से किसी और को वहां पर पहुंचा करके हम परीक्षा में पास कर ले। क्योंकि अब पहले जैसा आपने बताया कि उड़न दस्ता जब आता था तो उससे पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, लोग एक्टिव हो जाते थे। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे हैं और इनकी निगरानी में ही पूरा का पूरा परीक्षा कराई जाती है। ऐसे में संभव नहीं है। फिलहाल जो नकलची भी होते हैं और जो सॉल्वर गैंग के लोग होते हैं उनके मनोबल पे होता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या इस तरह की घटनाएं निकल करके सामने आती है कि नहीं, क्योंकि जो पूरी मंशा है शासन की, प्रशासन की स्पष्ट है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और इसी के तहत वो आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, हमारे पास एक जो रायबरेली की खबर है वो बीते कुछ महीने पहले मैं आपको ले चलूंगा। नसीराबाद थाना क्षेत्र की खबर है। मैं आपको एक हमारे पास विजुअल है, वो विजुअल दिखाना चाहूंगा पहले, और वो विजुअल आप देखें, उसके बाद मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देता हूँ। अखंड जी, कि निश्चित रूप से जब प्रशासन की गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियां भी, आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जब प्रशासन की गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियां 20-25 गाड़ी घर से, हमारे घर से भैया को जब अगवा करते हैं, उठाते हैं, तो उनके साथ कुछ प्राइवेट लोग भी थे जो लगातार, और कुछ बाइक से भी कुछ लोग थे और लगातार सभी लोगों ने अगवा किया। घर पे कोई नहीं था, हम लोग भी नहीं थे। अखंड बता दूं, पूरा मामला थाना नसीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत है। एक अगस्त में थाना नसीराबाद में एक हत्या हो जाती है, अर्जुन पासी हत्याकांड, बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। ये उत्तर प्रदेश, इसमें जो है विधानसभा में भी इस पे सवाल उठे थे। और अगर बात करें तो राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मृतक के घर भी गए थे, पिछवरिया, और ये बहुचर्चित हत्याकांड था। उसी मामले में युवा भीम आर्मी के संगठन के जो है लोग थे, और वो कंटिन्यू जो है धरना उस बीच दे रहे थे, बिना एलआईओ को इन्फॉर्म किए, बिना रायबरेली जिला प्रशासन को इन्फॉर्म किए। बड़े पैमाने पर घर से छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, औरतें और बड़े पैमाने पर समाज के लोग जो है निकल के आ रहे थे। और इसमें जो इनके जो संगठन के मुखिया भीमराज थे, देवेंद्र भीमराज थे, और वो जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। युवा भीमराज जो है इनका संगठन है, उसको जिस तरीके से ये मॉनिटर कर रहे थे, ये उसके बाद इनके विपक्ष में, क्योंकि सवर बनाम ये एक दूसरे दलित का रूप ले लिया था इस हत्याकांड ने, और उसमें उस समय एसपी अभिषेक अग्रवाल थे, जो इस समय रायबरेली में अभी नहीं है, वो अलग पोस्टेड है। और सेकेंडरी डीएम हर्षिता माथुर, और जब अर्जुन फांसी हत्याकांड में जो नेता थे सलोन विधायक अशोक कोरी, वो भी गए थे, तो उनके ऊपर भी इसमें हमला हुआ था और इनको गाली गलौज कर कई सारे, रायबरेली जिले प्रशासन हिला था, पूरा उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने बताया कि विधानसभा में इसका उठा था और नेता प्रतिपक्ष संसद में भी ये बातें उठी थी, और इस पे चंद्रशेखर कई नेताओं ने अपनी रोटियां सेकी। लेकिन फिलहाल जो ये संगठन का इनके जो देवेंद्र भीमराज है, इन्होंने जब इसको कई तरीके शासन के साथ कॉपरेट नहीं किया, और उसके बाद जब शासन से इनको पूछताछ के लिए उठाया गया उस बीच में, तो इनको जो इन्फॉर्म किया, इनका एक छोटा भाई फेसबुक लाइव आता है, और इसका नाम मैं बता देता हूं आपको। इनका जो नाम है शैलेन भीमराज, ये लाइव आते हैं फेसबुक पे, और इनके भाई से जब पुलिस इनको उठाने के लिए लेके जाती है और पूछताछ के लिए लेके जाती है नसीराबाद, उस समय नसीराबाद इंस्पेक्टर जो है शिवकांत पांडे हुआ करते थे, और उनको स्पेशली इसी चीज के लिए चार्ज दिया गया था कि आप इसको सॉर्ट आउट करिए, और वो मामला सॉर्ट आउट भी हुआ। खैर, अब इस पे जब इनको उठाया गया और इनसे पूछताछ के लिए उठाया गया था, और जब उठाए के इनको लेके आई पुलिस, इनका भाई जो है ये लाइव आता है, और लाइव आने के बाद अभी तो ये वीडियो हमने, चूंकि बहुत सारा वीडियो हम नहीं प्ले कर सकते जिसमें बहुत सारी अब्यूजिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और
खुलेआम रायबरेली डीएम प्रशासन खाकी को ललकारना, रायबरेली प्रशासन को और पूरे प्रदेश को एक अलग तरीके की जात की राजनीति करके एक तरीके से भड़काऊ भाषण देना और फेसबुक लाइव पे आकर ये सब बोलना, उसी पे रायबरेली पुलिस जब डॉक्टर यशवीर सिंह ने चार्ज लिया तो ये मामला ताजा था और उसमें उनके लिए भी था हर एक चीज को संभाल के लेकर चलना, और रायबरेली पुलिस इस पर अपनी नजर बनाई हुई थी और कल इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने जो है इनको अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना इलाके से उठाकर गिरफ्तार किया है और ये जो लाइव थे इनके भाई साहब, और इनको जो है जेल भेजा गया था और ये बड़ी कामयाबी रायबरेली पुलिस को, तब से ये मिल नहीं रहे थे, इनकी खोजबीन वहां से जारी थी। और जिस तरीके से रायबरेली प्रशासन, मैं कहता हूं कि डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली जब से आए हैं तब से कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्टिवनेस है, और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रायबरेली पुलिस ने ये बड़ा शिकंजा कसा है इनके ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान के या किसी जात के धर्म के लोगों नहीं, लेकिन आप अगर कायदे कानून से बाहर जाओगे तो डेफिनेटली आपके साथ वो चीजें कंसीडर नहीं की जाएंगी जो आपको साथ होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप भड़काऊ बातें फेसबुक लाइव पे जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है रायबरेली प्रशासन के लिए, और रायबरेली प्रशासन ने अपनी नजर बनाई हुई थी और आखिरकार रायबरेली प्रशासन ने कानून के तहत रह करके माननीय न्यायालय को उनको सुपुर्द किया और माननीय न्यायालय ने उनको अपना जितने दिन के लिए जेल भेजा वो जेल भेजा गया। जय खंड। इंद्रवीर, एक फैशन सा हो चला है कि लोग आके फेसबुक लाइव करने लगे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के बात करने लगे। क्या इस देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? ठीक है, कहीं जगह पे पुलिस नहीं सुनती है, कोर्ट से लोग एफआईआर लेकर के आते हैं, जब न्यायपालिका के हाथ में बात जाती है तो न्यायपालिका में आप बात करना चाहिए। आपको किसी को गाली या किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र में हर चीज है, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को भी आप कुछ भी बोलते चले आएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे या फिर आप धरना प्रदर्शन करने चले आएंगे। चीजें होती है, जाति धर्म की बात ही नहीं है यहाँ पर। हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता है और कानून के हाथ इसीलिए कहते हैं लंबे होते हैं, और कानून किसी को भी पकड़ सकता है। अगर आप अपराधी नहीं है तो आप अपनी आपने अपराध नहीं किया है तो आप भी साबित करिए। जबरदस्ती कोई किसी को थोड़ी ना फंसा देगा। क्या किसी को फंसा सकता है? क्या फेसबुक लाइव एक माध्यम बन चुका है कि किसी को भी आप कुछ भी बोलोगे। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है हमारे देश में कि आजकल की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या यूं कहे कि स्वयंभू पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ी बन गई। कोई अपने आप को पत्रकारी समझने लग रहा है, वो भी अपने आप में जाकर के कुछ भी कहने, किसी को भी कहना है, सुनना जो मन कर रहा है वो सुना दे रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? न्यायपालिका पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा इंद्रवीर। अगर तमाम ऐसे लोग हैं इस तरीके से फेसबुक पे खड़े हो जाते हैं और लाइव देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या चलन चल रखा है इस समय। देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि फेसबुक पे लाइव या सोशल मीडिया पे लाइव जाकर के आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, एक अपनी अपील कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो सही हो या गलत है, सोशल मीडिया है भी इसीलिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए उस तरीके से आप सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करो। सोशल मीडिया पे अलग गतिविधियां, मैं बात करूं अगर तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर आपने गलत तरीके, अनअधिकृत तरीके से, अगर जैसे कहते हैं अनअधिकृत तरीके से हम लेन देन करते तो कहीं पे कुछ हो सकता है, आप सावधान रहे। वैसे ही सोशल मीडिया अनअधिकृत तरीके से अगर आप कहीं भी कुछ करेंगे तो डेफिनेटली यू नॉट कंसीडर कि आप उसको फिर बख्शा नहीं जाएगा। और सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ चीजें, अफवाहें, जैसे कुंभ को लेकर के और भी कई चीजों को लेकर के अगर आप गलत अफवाहें फैलाएंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, और ये रायबरेली पुलिस ने कल कर दिखाया है। बेसिकली 6 से 7 महीने 8 महीने बाद दिखाया, लेकिन आप किसी के माध्यम से किसी के ऊपर पीछे, और जैसे आपने बड़ी कही कि क्या न्यायपालिका, क्या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया, तो आपको लोकतंत्र पे विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपनी न्यायपालिका पे विश्वास रखना पड़ेगा। और वो न्यायपालिका से बढ़कर हमको नहीं लगता कि हमारे भारत देश में कुछ और है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, आपने कुंभ का भी जिक्र किया, और तमाम इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो इस वक्त अपलोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किए जा रहे हैं। आपको हाल फिलहाल का एक वीडियो बताते हैं कि वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अगर हमारे एक ट्रेन के ऊपर एक युवक है, वो लेट करके जा रहा है और उसके ऊपर उसको महाकुंभ से जोड़ दिया गया उस वीडियो को, कि वो महाकुंभ में जा रहा है, कि इतनी रश है ट्रेनों में कि लोग सबसे छत पर, जो ट्रेन की छत है उसका सहारा बना करके कुंभ जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पूरे हमारे भारत देश में लगभग जितनी भी रेलवे की जो लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है। तो जो भी अगर एक जागरूक व्यक्ति होगा वो जानता होगा, और उसने इस वीडियो को देखा, उसने देखा होगा कि ये तो वीडियो भारत का ही नहीं। फिर बाद में जब वीडियो की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत जब वायरल हुआ तो उसकी शिकायत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जब जांच की गई तो पता चला ये वीडियो तो यहाँ का ही नहीं है, शायद ये बांग्लादेश का है। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ ऐसे तमाम मीडिया अकाउंट्स हैं जो केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
इन लोगों के मन में जरा भी डर नहीं है, इनके मन में जरा भी भाव नहीं है कि करोड़ों की जो आबादी, जो संख्या है या आधी आबादी इस देश की है, वो कुंभ में पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रही है। और इस तरीके से भ्रामक प्रचार या भ्रामक चीजें फैला करके आप क्या साबित करना चाहते हो? किसके बारे में बताना चाहते हो? क्या अपने देश के बारे में नहीं है? ये किस तरीके किस गंदगी, किस गंदी मानसिकता के साथ आप सोशल मीडिया पे उतरे हुए हो? क्या आपको नजर नहीं आता है? लेकिन वही वाला हाल है कि इन लोगों को एक ऐसे चश्मे से देखना है कि सारी की सारी चीजें गलत हो जाए, इसके लिए अगर किसी की जान भी चली जाए तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहना चाहते हैं इंद्रवीर बोलिए। देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि बीते कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डाटा जो है शेयर किया था, और 84 फेसबुक और 84 ऐसे कुछ सोशल अकाउंट थे जिनके नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है FIR लॉन्च करी थी। और अखंड बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है जब आप अगर अफवाह फैलाएंगे और अफवाह फैलाने के 10 मिनट के अंदर आप जेल के अंदर होंगे। मैं बस इतना ही कहना बिल्कुल इंद्रवीर, अभी तो कुंभ को लेकर के उम्मीद के साथ कहा जा सकता है, बिल्कुल भी कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि जितने भी इस तरीके के जो लोग हैं जो अपने ही देश को बदनाम करने में शामिल हैं, आप विपक्ष के में हैं, आप किसी सत्ताधारी दल के हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बदनाम करने का काम करोगे तो मुझे लगता है कि महाकुंभ के बाद आपका भी इलाज करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल भी तैयार नजर आएगी। अपनी बात कह करके अपनी और खत्म करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, संसद अभी जो है विधानसभा सत्र चल रहा था, जब ये अफवाहें फैल रही थी, अफवाहों के बाजार गर्म थे, हम अफवाह पे ये भी डिस्कस कर रहे हैं, तो और ये बड़ा ऑडियो भी और वीडियो भी वायरल हुआ। एक चचा थे और वो कुंभ में गायब हो गए थे। ये पूरे सदन में चला था मामला और उस पर पूरे सदन ने हंसा भी था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अफवाहें आप फैला रहे हैं, किसी का नाम लेकर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन उस अफवाह में वो चचा अपने तेरही वाले दिन अपने घर पहुंच जाते हैं, तो ये भी अफवाह है बिना जांच पड़ताल के। और सीरियसली लॉन्ग टाइम कुंभ में अखंड हम लोग कहते हैं कि मूवी देखे हम लोग, मुकद्दर सिकंदर, कई ऐसी मूवियां रही हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहते नहीं कि अरे भैया महाकुंभ में बिछड़े हुए भाई आज मिले हैं जाकर के। तो अखंड टाइम आपको देना पड़ेगा। 50 से 60 करोड़ कोई वो नहीं है कि मुंह से बोला और हो गया। 60 करोड़ लोगों ने जाकर, अखंड हमारे आपके घर पे 200 लोग आ जाते तो हम लोग को लगता है सफोकेशन हो रहा है। 60 करोड़ बहुत होता है, गिनने बैठेंगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पेशेंस बना के रखिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और हमें उन सभी जो भी वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति है, जवान है हमारे, वो प्रशासनिक लोग हैं, उन लोगों से के प्रति हमें जो भावना होनी चाहिए वो हमें रखनी चाहिए। किन परिस्थितियों में 24-24 घंटे लोग जग करके किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो कार्य कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, रेलवे स्टाफ हो, बस के स्टाफ हो, तमाम लोग हैं, लेकिन अगर कमियां आप निकालने पे आ जाओगे तो सबकी कमियां निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, 62 करोड़ से अधिक, 62 करोड़ 61 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर लिया और मुझे लगता है कि आज शाम तक ये आंकड़ा जो है वो 63 करोड़ के पार चला जाएगा और कल से भी अधिक आज भीड़ बताई जा रही है। क्या है मौजूदा हालात प्रयागराज महाकुंभ में, क्योंकि 2 ही दिन का समय शेष रह चुका है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की वहां पहुंच सकती है। बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपसे कह भी रहा था कि आप ये कह रहे थे कि इस महाशिवरात्रि तक 62 से 63 करोड़ लोग स्नान करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, 66 करोड़ लोग मैंने जो कहा था वो आंकड़ा आज 63 के पार जाएगा और अभी शेष 2 दिन है और शेष 2 दिन में सोचिए कितने लोग आएंगे स्नान करेंगे। आस्था में कितनी शक्ति होती है, आस्था कितनी बलवान होती है, ये इस महाकुंभ ने बता दिया और ये दर्शा दिया कि सनातन अभी जिंदा है। फिलहाल आस्था की डुबकी 62 करोड़ 60 लाख लोगों ने अभी तक लगा ली है और प्रशासन चौक चौबंद है। हर वक्त ड्रोन कैमरों से और सेंट्रल से एक हेलीकॉप्टर आया है जिसमें AI कैमरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंस्टॉल्ड है, उससे पूरी नजर रखी जा रही है। हर एक चौराहों को जो है जाम से मुक्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मुख्य चौराहा है, अगर बात करें तो प्रयागराज में आने के लिए मलाका पड़ता है। मलाके से भले ही 9 किलोमीटर का एक बाईपास उन्होंने बना दिया है और स्टील ब्रिज जो कि एक ब्रिज बनना था वो नहीं बन पाया, सबसे बड़ा ब्रिज कहा भी जा रहा है और 9 किलोमीटर का सबसे बड़ा ब्रिज है वो नहीं बन पाया, तो स्टील ब्रिज का एक ब्रिज बनाया गया। आप सीधे बेली से सिविल लाइन तक आ सकते हैं। ये जो मेन चौराहे थे सबसे व्यस्ततम चौराहे थे, लेकिन
पुलिस ने, प्रशासन ने इस तरीके से इनको हैंडओवर में लिया कि आज की डेट में जाम का झाम नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है शहर के बाहर जो बॉर्डर्स के एरिया है, शहर का जो बॉर्डर एरिया है, वहां थोड़ा सा जाम है। धीरे धीरे करके प्रशासन गाड़ियां अंदर छोड़ रहा है। ये भी नहीं कह सकता कि गाड़ियां नहीं अंदर आ रही हैं, गाड़ियां आ रही, लेकिन आप संगम तक नहीं ले जा सकते, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। प्रशासन संगम तक गाड़ियां नहीं जाने दे सकता, इसलिए कि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे। आज का जो अनुमान लगाया जा रहा है अखंड, तकरीबन प्रशासन का कहना है कि 1,80,00,000 प्लस लोग आज आस्था की डुबकी रात 12 बजे तक लगाएंगे। और सही बताएं आपको तो प्रशासन सिर्फ जो मीडिया सेंटर में, महाकुंभ की मीडिया सेंटर में केवल अपडेट देता है, वो शाम को 7 बजे तक देता है कि आज इतने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाम को 7 बजे से महाकुंभ में एक तरीके से श्रद्धालुओं का दूसरा दिन लग जाता है। तो मीडिया सेंटर से शाम को 7 बजे के बाद कितने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, ये अपडेट आना बंद हो जाता है। लेकिन आज रात 12 बजे तक ये लोग अपडेट गए। इन लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है खासतौर पे, कि आज 1,80,00,000 प्लस लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और महाशिवरात्रि में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन चारों शाही स्नानों को अगर जोड़ दें, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, इन चारों स्नानों को अगर मैं जोड़ दूं शाही स्नानों को, तो महाशिवरात्रि के दिन ये इससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। ये एक अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और लगातार आ रही। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें, देखिए अखंड, आप भी आने को सोच रहे थे, लेकिन आप भी हिम्मत नहीं बना पा रहे थे कि मैं प्रयागराज आ रहा हूं। हमारा आपका लगातार कम्युनिकेशन बन रहा था, लेकिन सच्चाई यही है अखंड, आज की डेट में प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे प्रयागराज को, और खास तौर पर मैं सल्यूट करूंगा एडीजी भानु भास्कर, ऑन फील्ड उतर रहे हैं। और डीआईजी वैभव कृष्ण को जिस तरीके से फील्ड पे, सड़क पे डटे हुए हैं, मैं डीआईजी वैभव कृष्ण को सल्यूट इसलिए करूंगा कि उनका सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र आता है, लेकिन वो आज की डेट में हर एक प्रयागराज जहां से शुरू होता है, बॉर्डर से शहर जहां शुरू होता है, वो वहां तक जा करके जाम को खत्म कराने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, और सबसे बड़ा अगर जाम मैं बात करूं तो बनारस की ओर से लगता है, सहसो जो जौनपुर का बॉर्डर कहलाता है, वहां का सबसे बड़ा जाम है। लेकिन वहां आज की डेट में जाम नहीं लग रहा है, गाड़ियां एंट्री करा रहे हैं। लेकिन सबसे जो पार्किंग महाकुंभ के पहले बनाई गई थी, और पार्किंग यहाँ बढ़ा दी गई है, कुछ स्कूलों को हायर कर लिए गए, इसीलिए बोर्ड परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ा दी गई। स्कूलों को हायर करके वहां पे गाड़ी पार्किंग करा रहे हैं, हर 1-2 घंटे में, 3 घंटे में गाड़ियां छोड़ी जा रही। तो ये स्थिति बनी है। ड्रोन कैमरे से आप 40 ड्रोन कैमरे ऐसे हैं जो प्रयागराज के ऊपर जो है घूम रहे हैं। एक एक पल पल की अपडेट रखी जा रही है अखंड, हर एक मोमेंट। महाशिवरात्रि के लिए अखंड तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, जो ये स्नान बीते, इससे लाख गुना अच्छे की दावे किए जा रहे हैं अखंड कि इससे 2 गुना अच्छा हम लोग अब की स्नान कराएंगे। हर एक घाट को जो है सुगम और बहुत ही अच्छा सुंदर रूप से, क्योंकि लास्ट है और 26, और उस दिन हेलीकॉप्टर से तो होगा ही आपका जो है फूलों की वर्षा होगी। जो घाटों पे होंगे, जहां पे हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां प्रशासनिक अमला ये बता रहा है कि हम वहां पे भी अपने दमकल की गाड़ियों से पुष्प वर्षा कराने का प्रयास जरूर करेंगे। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, किस तरीके से आस्था का सैलाब, क्योंकि देखिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेशों के लगभग मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, के भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो भी यहाँ पर आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज ने आस्था की डुबकी लगाई, और शायद जैसी खबरें आ रही है कि अक्षय कुमार ने भी वहां पर आज आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में लोगों में श्रद्धा का ही भाव है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जन सैलाब श्रद्धालुओं का है वो वहां पर उमड़ पड़ा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौनी अमावस्या से भी ज्यादा भीड़ महाशिवरात्रि के दिन हो सकती है, और इस तरीके के प्रयासों के साथ ही जो प्रशासन है
पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना हो, लगातार उसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अखंड में केवल मौनी अमावस्या की भीड़ नहीं कह रहा हूँ, मैं चारों शाही स्नानों की भीड़ कह रहा हूँ। सोचिए, प्रशासन अमला उस तरीके से तैयार बैठा है कि चारों शाही स्नानों को जोड़ के एक दिन में 25 और 26 ये 2 दिन जो होंगे ना, इनके लिए सबसे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि भीड़ इतनी आ रही है कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए, ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज संगम स्टेशन तो बंद ही चल रहा है 28 फरवरी तक। सोचिए, ना जाने कितनी ट्रेनें हैं कि उनको फाफा के ही पास रोक दिया जा रहा है, वो प्रयागराज जंक्शन तक आ ही नहीं पा रही, इतनी भीड़ है। लोग पटरियों से जा रहे हैं, क्योंकि अगर पापा में लोग उतर रहे हैं तो उनको झूसी होते हुए जाना है, तो सबसे आसान तरीका पटरी, वो सीधे झूसी पहुंचेंगे, सीधे संगम के द्वार पहुंच जाएंगे। लोग पटरियों से होके जा रहे हैं, लोगों को जो रास्ते मिल रहे वहां से संगम के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था में शक्ति होती है, और सबसे बड़ी शक्ति इन 45 दिनों में देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग जो है संगम की ओर बढ़ रहे हैं। और सब त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का जहां मिलन होता है, वहां आस्था की डुबकी लगाना की सोच रहे हैं, और सब वहीं जाना चाहते हैं जहां अखाड़ों ने स्नान किया था, वहां जाना चाहते हैं। फिलहाल जहां अखाड़ों ने स्नान किया था उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भीड़ जाती है, और वही एक एरिया था जहां पे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी। तो प्रशासनिक अमले ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, कुछ ही लोगों को वहां जाने के अलाउड है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां चल रही हैं वो असीमित है। इसके लिए मैं तैयारियों का जो बैठक चल रही है, चाहे वो डीएम महाकुंभ हो, चाहे वो राजेश द्विवेदी एसएसपी हो, चाहे वो प्रयागराज के कमिश्नर हो, A to Z की बात करूं तो हर एक अधिकारी लगा हुआ है महाशिवरात्रि को लेकर के। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, परसों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जेपी नड्डा के साथ आए थे, तब भी उन्होंने मीटिंग की थी, कल भी मीटिंग की है। वो आते हैं अपने पर्सनल कार्यक्रम से, लेकिन वो मीटिंग करना नहीं भूलते हैं महाशिवरात्रि को लेकर के। हर एक चीजों पे उत्तर प्रदेश के मुखिया इस महाकुंभ को लेकर के कितने संवेदनशील से दिख रहे हैं, कितने सजग दिख रहे हैं, ये प्रतीत हो रहा है। और आप तो लखनऊ में है, लखनऊ से अच्छा उत्तर प्रदेश के मुखिया को कोई नहीं जान सकता। आप तो लखनऊ पूरा देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप करीब से कवर कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। फिलहाल हम लोगों जो देख रहे हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव नजर आ रहा है, बहुत ही हर एक अधिकारियों से बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत सही बात आपने बोली। और देखिए, इस बात के लिए जितनी भी तारीफ सीएम योगी की जाए वो कम है। कई बार देखा गया है कि लगातार सीएम योगी मॉनिटरिंग करते हैं, और सुबह 4 बजे से ही जो कंट्रोल रूम बना है, सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम में देखते हैं और नजर बनाए रखते हैं, और पल पल की अपडेट लेते रहते हैं अधिकारियों से। अगर अधिकारी मुस्तैद है फील्ड पर, तो सीएम योगी भी फील्ड पर ही एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि अगर वो अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, हाई लेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी, और शायद उसका असर है कि अपने आखिरी पड़ाव पर है महाकुंभ, और इस तरह की कोई भी घटना की बात यहाँ पर नहीं सामने आ रही है। लगातार अपडेट लेते रहते हैं अधिकारियों से, और उनको भी निर्देशित करते रहते हैं कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका, और अब आगे भी अपडेट देते रहिएगा। आदर्श हमारे साथ जुड़े हो हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? जी, अगर हम बात बताना चाहेंगे, आज चूंकि कृषि मंत्री सूरदास शाही जी का एक कार्यक्रम लगा हुआ है हरदोई जंक्शन से 50 किलोमीटर दूर मल्लामा जूनियर हाई स्कूल में, और जब हम यहाँ पर आज बिलगाम चौराहे पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर जो हाई स्कूल की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है, इनमें हमारे साथ कुछ छात्र भी खड़े हैं, और उस परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो एकदम सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त देखी जा रही है। क्योंकि आज पहला पेपर है, पहली पारी का पेपर जो है यहाँ पर हो चुका है, दूसरी पारी का पेपर 2 बजे से होना है। कुछ परीक्षार्थी भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पेपर को लेकर वो क्या कहेंगे। भैया आप इधर आज किस चीज का पेपर है आपका? अच्छा, पेपर को लेकर आप क्या कहेंगे? आज पर खासकर बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर बढ़िया सुरक्षा सम्मान किया गया है। न सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, भी बढ़िया रहे हैं लोगों के सामने,
आपके स्टाफ में 11। तो अगर जी यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, आज पूरी मंत्री जी भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर सबकी ड्यूटी भी लगी हुई है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं जो इस चौराहे पे ट्रैफिक को संभाल रहे हैं। और आज पहला पेपर में समाप्त हो चुका है। जी समझे। अच्छा, लगातार सुरक्षा को लेकर के जो मुस्तैदी बनी हुई है और कमर कस रखी है प्रशासन ने। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से नजर बनाई गई हर एक परीक्षा केंद्र पर। और अगर परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको लेकर के भी खासा इंतजाम किए गए। लेकिन पहली पाली है वो कंप्लीट हो गई है। क्या किसी तरीके की कोई खबर ऐसी आ रही है कि क्या कोई नकलची पकड़ा गया या कोई सॉल्वर गैंग का कोई परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा देता हुआ नजर आया? क्या इस तरह की खबरें आ रही है हरदोई से? कैसी कोई खबर भी नहीं है, क्योंकि लगातार प्रशासन है वो ये नकल विहीन परीक्षा करने के दावे करता रहा। तो क्या इस तरीके के असर दिखाई दे रहे हैं धरातल पर? जी हाँ, बिल्कुल जहाँ धरातल पर आज जो नकल विहीन परीक्षा को लेकर डीएम साहब पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी भी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जहाँ पर जो कोई सॉल्वर पकड़ा गया हो या कोई नकलची पकड़ा गया हो। इसलिए समझिए, और जैसे पकड़ा जाएगा बिल्कुल आदर्श, लगातार जितने भी जिले आदर्श लगातार जिलाधिकारी हो, मंत्री भी हो, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री भी जाकर के वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं, और तमाम परीक्षा केंद्रों पर भी जिस तरीके से अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिलाधिकारी वो भी जा रहे हैं और वहां पर जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी प्रशासन का सख्त निर्देश है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। और शायद यही कारण है कि इस तरीके के जो तस्वीरें हैं धरातल पे दिखाई दे रही है कि कोई खबरें सामने नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। आगे भेंट देते रहेगा जो परीक्षा बोर्ड की हो रही है उसको लेकर के। 12 बजे अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। अनिल, खबर है संभल से आज की? जगन, संभल की बात करें तो आप संभल में कस्बा पड़ता है सिरसी, और आप मेरे पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है यह मकान बिका हुआ है। और ऐसे एक नहीं काफी घर हैं जिनके लोगों ने अपने अपने घरों पर पोस्टर लगा दी यह मकान बिका हुआ है। ये मुस्लिम पक्ष से पीड़ित लोग हैं, और जो पीछे इनकी चामुंडा की जगह हुआ करती थी, जो कि काफी साल से ये उसके प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष से जो है कब्जा मुक्त कराने को लेकर। तो प्रशासन के द्वारा अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला तो इन लोगों ने अपने घरों पर जो है इस तरह के पोस्टर लगवा दिए कि यह मकान बिका हुआ और हम यहाँ से घर छोड़कर जा रही हैं। भाई जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने जो है इन जो लोग थे, जिन जिन लोगों ने अपने घर पे जो पोस्टर चिपकाए थे, पुलिस ने उनको उठा लिया है। पर अभी तक कोई छोड़ा नहीं गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक काम हुआ है कि जैसे ही ऐसा हुआ है तो प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से जेसीबी आई है, और जिस जगह पर जो है चामुंडा मंदिर की जो जगह थी, जो बहुत लंबे समय से मुस्लिम लोगों के कब्जे में थी, उस पर जो है नींव की खुदाई का कार्य जारी कर दिया है। अखंड, क्या वहां पर कोई अनिल पीड़ित पक्ष है या जिन लोगों ने भी इस तरीके के पोस्टर्स वहां पे लगाए, क्या उनमें से किसी लोगों से आपकी बात हो गया? उसके परिवार के कोई लोग हैं जो बात कर सकते हैं? बात हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं जो इस समय धरने पर बैठी हुई हैं, और इन सबकी मांग यही है कि कैसे भी करके हमको न्याय मिले, मुस्लिम पक्ष से हमारी जो है जगह हो वो मुक्त कराई जाए, और जो इनके घर परिवार के सदस्य जो है पुलिस ने हिरासत में लिए हैं तो उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। बहरहाल पुलिस ने अभी इन सब लोगों के ये गए थे, देर रात थाने में भी गए, इन्होंने थाने के चक्कर भी लगाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनके परिवार के सदस्यों को छोड़ा नहीं है। जी अखंड। आखिर अनिल, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि अगर इस तरीके की बात आ रही है तो उन लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया है? अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं तो मांग जायज है, नाजायज है, इस बात पर पक्ष रखा जाए, क्या किसी को हिरासत में ले लिया जाए? आखिरकार उनकी भी कुछ पीड़ा होगी, उसी पीड़ा को लेकर के तो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। कौन चाहता है कि अपना घर बेच दे? कोई भी हो, अगर वो अपनी मांग रख रहे हैं तो उस मांग को लेकर के क्या इनके पास कार्रवाई करने के लिए क्या कोई जगह नहीं है? क्या इनके लोगों को हिरासत में लेना क्या किस तरीके का न्याय है? कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे? क्यों नहीं धरने पर लोग बैठेंगे? जी, यह तो अभी प्रशासन से बात चल रही है, जब ही पता चल पाएगा प्रशासन से कि जो परिवार के सदस्य हैं उसको किस अपराध की वजह से जो है प्रशासन ने इनको उठाया है। अब वो अभी तक इस तरह की कोई भी प्रशासन से बात नहीं हो पाई है। बहरहाल प्रयास जारी है प्रशासन से करने की, और मैंने ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर देखे हैं जिनके आंखों से आंसू छलके हैं और दिल का दर्द निकलकर बाहर आया है। अखंड, अनिल, ऐसे कितनी तादाद है लोगों की जिनको पुलिस के लोगों ने या तो फिर हिरासत में लिया हुआ है या फिर उनसे कुछ पूछताछ कर रही है? कितने लोग हैं ऐसे? 3 लोग बताए जा रहे हैं जो कि पुलिस ने जो हिरासत में लिए हैं, और अगर इनकी पीड़ित पक्ष की माने, अगर इन औरतों की बात माने तो इनसे बात की थी और उस बात में पता चला कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए हैं, और अगर इनको न्याय नहीं मिलता है और प्रशासन इनकी बात नहीं सुनता है
और जो जगह खाली हुई है, जो कब्जा करी हुई है, उसको नहीं छोड़ते हैं और प्रशासन इनके सदस्यों को नहीं छोड़ता, तो कह रहे हैं हम भी अपना सामान भर के और यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आत्महत्या करने के लिए भी यह लोग तैयार हैं, बोला है इन्होंने कैमरे पर। अनिल, किसी पीड़ित से बात करिए, जो भी वहां पर लोग हैं, जी, अगर उनमें से किसी से मैं बात हो सकती है आपसे, उनके दर्द या उनकी क्या समस्या है, एक बार जरूर जरा कैमरे पे उनसे बात करने का प्रयास कीजिए और पूछिए कि आखिरकार किस वजहों से पुलिस उनको वहां से लेके के गई है और आपकी मांग क्या है। जो भी पीड़ित है उनसे बात करिए। हमारी हमारी मांग ये है कि हमारे जी पापा बताइए को बताइए पुलिस आप। छोड़ दें। पुलिस हमारे आपके पापा को पिताजी का लेके क्या गई नाम है है? रात से। डॉक्टर विमल सिंह सैनी। आखिरकार किन वजहों से पुलिस उनको लेकर के गई है? क्या उनके ऊपर किस तरीके का आरोप लगा था जिसकी वजह से उनको पुलिस ने हिरासत में लिया या उनको लेकर के गई है? पुलिस कुछ नहीं बता रही है, कोई आरोप नहीं बता रही है। कह रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रात से अभी तक इनकी बात नहीं हुई है। पापा को घर नहीं भेजा है। हम लोग देर रात तक गए थाने में, परेशान हुए, ना ही हमें मिलने दे रहे हैं। सर आप हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार आपकी समस्या क्या है? किस वजह से आप लोगों ने इस तरीके से घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए? दूसरे समुदाय के लोग हमारे चामुंडा मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर गोबर डाल रहे हैं। हमारे पापा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बहुत कई सालों से इसकी बात से लड़ाई चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं, धरने पर भी गए थे, डीएम के यहाँ शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से परेशान होने के कब से बाद जो यहाँ पर दूसरे हम लोगों ने समुदाय के लोग हैं इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और क्या पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं है उनके खिलाफ। कहते हैं कि बनवा देंगे, टाल देते हैं। 20 साल हो गए ऐसे करते करते। नहीं तो क्या जो भी लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की? उल्टा आपके पिताजी को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ के लिए उनको लेके चले गए? पापा को लेकर चले गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। आप लोगों की किसी बड़े अधिकारी से बात हुई? नहीं हुई है, तो किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई है। रात बोला कि एसडीएम आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, उनसे बात होना, फिर कोई नहीं आया रात भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल, जी अखंड, आपने अनिल किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण को लेकर के? क्या उनकी तरफ से सफाई आई? क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर? जी अभी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ये उम्मीद मिल रही है कि कोई ना कोई अधिकारी इस पर बताएगा, पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी देगा। अभी तो जो मामला है वो खाली पीड़ित पक्ष का ही हमने सुना है। तो बिल्कुल अनिल, अगर इस तरीके की अगर बातें हैं, क्योंकि इस तरीके के मसले कुछ दूसरा रूप ले लेते हैं और देखिए संभल में जिस तरीके की मंदिर को लेकर के जिस तरीके से पूरा पूरा एक अलग ही बवाल देखने को मिला, दंगे का रूप को ले सकता था मस्जिद को लेकर के, क्योंकि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है जिसकी वजह से इस तरीके के आफत बन करके चली जाती है। क्या अगर इस तरीके से एक पीड़ित पक्ष अगर इस तरीके की बातें और दावे कर रहा है कि मंदिर के ऊपर इस तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है, तो जो भी बातें हैं अगर नहीं है ऐसा तो उनको बताया जाए, और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उससे कब्जा कराया जा रहा है? सवाल तो ये भी है अनिल ना, अगर इतने वर्षों से जिस तरीके से पीड़िता बोल रही है कि उनके पिताजी को पुलिस लेके गई है, लेकिन अगर आप इस तरीके के मामलों में अगर संवेदन नहीं दिखाएंगे, संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे, तो ये तो दूसरा रूप ले सकते हैं ना अनिल। माहौल वैसे भी संभल का बहुत अच्छा तो है नहीं। जी अखंड, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो जिनकी आंखों में आंसू भर आए हैं और जो जो देखने को ही पता चलता है कि हाँ यह सब ज्यादा ही परेशान है। और उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं परेशान होकर, जब प्रशासन कोई इनकी सुनवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई इनकी बात नहीं सुनी, तभी इन्होंने अपने अपने मकानों पर पोस्टर चस्पा किए कि यह मकान बिका हुआ है। बिल्कुल अनिल, अधिकारियों से जरूर बात कीजिएगा। आखिरकार एक पीड़ा है और कोई व्यक्ति अपने घर से बेघर नहीं होना चाहता, वो अपना मकान बेच के कहीं और नहीं जाना चाहता। इसलिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले पर, इसके बारे में जरूर उनका पक्ष लीजिएगा कि आखिरकार अगर कोई पीड़ित है और लगातार इतने दिनों से शिकायत कर रहा है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ जो लोग भी जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो इनको बताया जाए कि ऐसा नहीं है, वो किसी और की जमीन है। लेकिन जो भी है स्पष्ट रूप से आदमी को या जो भी अधिकारी उनको आगे आकर के बताने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की हालात रहेंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं और एक बार फिर से माहौल जो संभल का है वो खराब हो सकता है। जरूर बात कीजिएगा, उनका पक्ष जानने का प्रयास कीजिएगा अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।